हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका पॉलिटिकल क्लास के अंदर। और आज हम देखने जा रहे हैं जिला प्रशासन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने सबसे पहले संघ सरकार को किया, फिर राज्य सरकार को किया, फिर हमने लोकल स्थानीय सरकार को किया और आज हम उससे भी नीचे आए हैं जिले के अंदर। तो देखेंगे जिला प्रशासन के बारे में। जिला प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिला प्रशासन जो है इसमें जिला शब्द आपको अपने को ध्यान रखना है। जिला शब्द की जो उत्पत्ति है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मुगल काल के अंदर जिले शब्द का प्रयोग किया गया था। मुगल काल के अंदर जिले शब्द का प्रयोग किया गया था और उस जिले का जो अधिकारी बनाया गया था वो उसे कहते हैं फौजदार कहते हैं उसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने कब आया था ये? मुगल काल के अंदर सामने आया था। मुगल काल इसमें इसका प्रयोग हुआ था और उस समय इसका जो अधिकारी था उसे क्या कहते थे? फौजदार कहते थे उसे। ये बात आपने ध्यान रखनी है अलग से। फिर हम बात करते हैं कि जिला जो शब्द है, जिला शब्द लेटिन भाषा का शब्द है डिस्ट्रिक्ट शब्द से बना है। डिस्ट्रिक्ट शब्द से बना है, लेटिन भाषा के डिस्ट्रिक्ट शब्द से बना है जिला जो शब्द है। ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन। इसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन। इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, न्यायिक प्रशासन। फिर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो जिला प्रशासन है इसके लिए सबसे पहले जिला कलेक्टर का जो पद इन्होंने सबसे पहले जो जिला कलेक्टर का गठन किया गया था, पद का सृजन किया गया था, वो किया गया था 1772 के अंदर। 1772 के अंदर सबसे पहले एक आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। देखना दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल आते हैं भारत के। उस समय अंग्रेजों के समय में ध्यान रखना अपने को, नाम आप सुनोगे जब पढ़ेंगे आप भारत की क्रांति के बारे में, भारत के समय के बारे में, जो प्राचीन समय अपना जो अंग्रेजों का समय है उस समय के बारे में जब पढ़ेंगे तब नाम आएगा। तो 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो पद सृजित किया था जिला कलेक्टर के नाम से। जिला कलेक्टर के नाम से पद का सृजन किया। और उसके बाद में एक और अंग्रेज अधिकारी आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, जिन्होंने जिले की सब जितने भी समस्त अधिकार हैं वो किसको दे दिए? जिला कलेक्टर को दे दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1787 के अंदर जाकर क्या किया? इन्हें कर एकत्रित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो बात है अंग्रेजों के समय की। और अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई है एस खेरा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है 1985 के अंदर। ध्यान रखिएगा, 1985 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई है एस खेरा के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इस नाम से ये पुस्तक है। इसमें उन्होंने सारी बातें जो इसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला कलेक्टर के बारे में सारी बातें इसमें उन्होंने लिखी हैं। फिर हम बात करते हैं कि जिला जो शब्द है, जिले शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार ही आता है। मूल संविधान जो है हमारा संविधान, उसमें अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 233 यहाँ जिला न्यायालयों के अंदर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है कि उसकी नियुक्ति कौन करेगा, जिसको मैंने आपको उच्च न्यायालय के अंदर बता दिया था उसके बारे में। तो ध्यान रखिए, सिर्फ यही शब्द आता है जिले का और कहीं पर भी मूल संविधान में शब्द नहीं आता। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 243 अनुच्छेद 243 जोड़ा जाता है। यानी पंचायतों का गठन किया जाता है।
पंचायतें जोड़ी जाती हैं। तब जिला शब्द का प्रयोग काफी बार हुआ है, जैसे जिला परिषद, जिला प्रमुख, ठीक है, उप जिला प्रमुख, इस प्रकार से हमने पंचायतों में देखा था, तो वहां जिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मूल संविधान, देखो ये तो बाद में जोड़ा गया है, तो मूल संविधान में केवल एक ही अनुच्छेद है जिसमें जिला शब्द आया है, तो वो है 233। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो है हमारे पास में संवैधानिक, और ये था हमारे पास में उसके पहले कि इतिहास इस जिले पर शब्द का, और फिर हमने देखा कि संविधान के बारे में। और अब हम शुरू करते हैं कि इसके उपनाम क्या है। देखिए जरा, जिला कलेक्टर जो है, जिला कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यानी कि डीसी, ध्यान रखिएगा। और एक का नाम आता है डिस्ट्रिक्ट, यहां आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ये शब्द आता है, यानी डीएम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे कहते हैं जिलाधीश, जिलाधीश। तो दोस्तों, पहले राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर या सभी जगह पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यानी डीसी शब्द आता था, लेकिन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम कर दिया गया 1950 के अंदर। राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम किया गया, और उसके बाद में 1988 के अंदर साफ तौर पर जिला कलेक्टर शब्द आ गया, जिला कलेक्टर कहा जाने लगा, जिला कलेक्टर कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, जिले के प्रशासनिक अधिकारी को जिला कलेक्टर कहा जाने लगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहा जाता था, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधीश, और उसके बाद में जिला कलेक्टर कहा जाने लगा है। तो अभी भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, जैसे पंजाब, हरियाणा, असम और सिक्किम, इस प्रकार से जो राज्य है वहां पर अभी भी डीसी कहा जाता है या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, डीएम या फिर जिला कलेक्टर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जिला कलेक्टर, अब हम बात करते हैं कि जिला कलेक्टर जो है, ये जिला कलेक्टर होता कौन है, ठीक है, इसका पद क्या होता है, पद की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पद तो ये एक आईएएस लेवल का आईएएस ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, आईएएस अफसर होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसका पद जो है दो प्रकार से सृजित किया जाता है, दो प्रकार से, कोई व्यक्ति दो प्रकार से आईएएस बन सकता है। किसे, तो देखिए, एक है हमारे पास में सीट भर्ती होती है इसकी, एक तो इसका एग्जाम होता है आईएएस का, और एक पदोन्नति के द्वारा, पदोन्नति द्वारा इसका पद भरा जा सकता है। दो तरीके हैं, एक भर्ती के द्वारा, ठीक है, और दूसरा पदोन्नति के द्वारा। अब भर्ती के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो आईएएस अफसर की जो भर्ती होती है वो कौन लेता है, वो यूपीएससी लेती है। यूपीएससी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस इनका एग्जाम लेती है। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका एग्जाम कौन लेती है, यूपीएससी लेती है। यूपीएससी का जो उल्लेख मिलता है हमें भाग 14 के अंदर मिलता है, भाग 14 में 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का उल्लेख मिलता है हमें यहाँ पे। तो यूपीएससी कितने एग्जाम लेती है, 3 एग्जाम लेती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के एग्जाम लेती है। बात करते हैं पदोन्नति की, तो पदोन्नति की ध्यान रखिएगा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, जैसे राजस्थान में क्या है, आरएएस, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरएएस, आरएएस के एग्जाम होते हैं, ठीक है। आरएएस का एग्जाम कौन लेती है, वो आरपीएससी लेती है, ठीक है। जैसे यहाँ यूपीएससी लेती है, यहाँ पे कौन लेता है, आरपीएससी लेती है। तो आरएएस के एग्जाम जब लिए जाते हैं, तो आरएएस के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे जो अधिकारी बनता है वो अधिकारी नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पद सृजित किया जाता है यहाँ से नायब तहसीलदार तक का। और नायब तहसीलदार से 2-4 वर्ष के बाद में उसकी पदोन्नति होती है, तो वहां से बनता है तहसीलदार, तहसीलदार बनता है, नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनता है। और तहसीलदार के बाद में बनता है एसडीएम, एसडीएम उपखंड जिला अधिकारी, ठीक है, उपखंड जिला अधिकारी बनता है, तो एसडीएम बनता है। अब एसडीएम, तहसीलदार को एसडीएम बनने में कम से कम 18 वर्ष का समय लगता है। और एसडीएम के बाद में बनता है एडीएम, अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। और एडीएम के बाद में
कि उसकी सरकार यानी कि उसके फेवर की कोई सरकार आती है तो किसी प्रकार से मतलब कि उसके काम को देख करके उसे क्या बना दिया जाता है, आईएएस बना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आईएएस ऑफिसर बना दिया जाता है। जैसे ही वो आईएएस ऑफिसर बनता है तो फिर उसको क्या दे दिया जाता है, जिला कलेक्टर का पद दे दिया जाता है कहीं पर भी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना अपने को। तो ये क्या है, पदोन्नति द्वारा भी पद सृजित किया जा सकता है और सीधी भर्ती के द्वारा भी पद सृजित किया जा सकता है। तो ये यूपीएससी जो है किसके अंडर में आती है, ये आती है सेंट्रल सरकार के अंडर में आती है, केंद्र सरकार में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आईएएस ऑफिसर होता है या जिला कलेक्टर होता है, ये किसका अधिकारी होता है, ये केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का अधिकारी होता है, परंतु ये राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिएगा, होता केंद्र सरकार का अधिकारी है और कहां लगाया जाता है, जिले के अंदर। तो जिले के अंदर जब ये काम करेगा तो ये राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, यहाँ पे बात रखनी है आपको ध्यान। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिए जरा, अब केंद्र सरकार ने इसे लगाया है तो इसे हटा भी कौन सकता है, केंद्र सरकार। यदि इस पर भ्रष्टाचार या किसी प्रकार के मामला जो है दोषी पाया जाता है तो तब इसे हटाने का जो बात है वो भी किसकी है, वो केंद्र सरकार के तहत है। तो वो बात है 311 के अंदर, अनुच्छेद 311 में सेवा, इसकी सेवाओं का जो किया गया यहाँ पे सुरक्षा की गई है, रक्षा की गई है सेवाओं की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेवाओं की रक्षा की गई है इसकी, कि इन लगाएगा भी कौन, केंद्र सरकार लगाएगी, और इसको वहां से हटाएगा भी कौन, तो केंद्र सरकार ही हटा सकती है, निलंबित कर सकती है कौन, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ही इसकी सेवा शर्तों का गठन करती है, यानी सेवा शर्तों का तय करती है। ध्यान रखिएगा, नियम व सेवा शर्तें कौन तय करता है इसकी, तो केंद्र सरकार तय करती है। क्लियर दोस्तों, देख लिया आपने कि जिला कलेक्टर कौन होता है, आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, किस प्रकार से आ सकता है, 2 प्रकार है हमारे पास करने के। और उसके बाद में उसको निलंबन का, उसको लगाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। राज्य सरकार उसमें नहीं करती कुछ भी। ठीक है, राज्य सरकार सिर्फ उसे बदल सकती है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के ही अंडर में रहेगा। ये प्रतिनिधित्व वही राज्य सरकार का करेगा। ये राज्य सरकार की आंख, राज्य सरकार की आंख, कान और हाथ के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है और राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में उसकी आंख, कान और हाथ के रूप में कार्य करता है। क्लियर दोस्तों, ये बातें आपने ध्यान रखनी है और जैसे मैंने बोली हैं उनको आपने वैसे वैसे नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है, जिला कलेक्टर के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था लागू करना, कानून और व्यवस्था लागू करना। तो जिला कलेक्टर का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि कानून और व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, जो सरकार के द्वारा है उसे उस कानून और व्यवस्था को क्या करना है, लागू करना है। यानी इस जिला कलेक्टर के अंडर में पुलिस और प्रशासन जो होता है वो सारा का सारा जिला कलेक्टर के अंडर में होता है। क्लियर दोस्तों, उसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं तो भू राजस्व एकत्रित करना, भू राजस्व एकत्रित करना, भू राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, जो भी भूमि कर लगाए जाते हैं तो उन भूमि करों को एकत्रित करना। ठीक है, हर समुदाय में जहां पर भी इसके भूमि कर लगाए जाते हैं उनको एकत्रित करना और राज्य सरकार को सौंपना। ठीक है दोस्तों, ये इसका दूसरा कार्य होता है जो मुख्य दंडनायक के रूप में काम करता है। क्लियर, उसके बाद में देखिए तीसरी बात आती है कि नगरीय व ग्रामीण, नगरीय व ग्रामीण जनता का कल्याण करना, नगरीय व ग्रामीण जनता का कल्याण करना। कैसे कि जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जनता तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बना करके रखता है, यानी प्रत्येक योजनाओं को वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उसके प्रशासन का व्यवस्था की जाती है। ध्यान रखिएगा, तो ये 3 इसके मुख्य का जो उद्देश्य है इस उद्देश्यों से इसको लगाया गया है। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, तो कार्य की बात करते हैं तो देखिए दूसरा, यहां पर कार्य को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे पहले हम इसको देखेंगे जिलाधीश के रूप में, जिलाधीश के रूप में क्या कार्य है इसके।
जिलाधीश के रूप में क्या कार्य हैं? तो जिलाधीश के रूप में, तो देखिए दोस्तों, जिलाधीश के रूप में हमें देखना है सबसे पहले तो एक तो हमारे पास में आ जाएगा कि पहले नंबर पे भू राजस्व एकत्रित करना, ये कौन सा है? जिलाधीश के रूप में इनका मुख्य कार्य है। दूसरे की हम बात करते हैं कृषि ऋण का वितरण करना, कृषि ऋणों का वितरण करना, यानी जितने भी मुआवजे हैं या जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद में देखिए जरा तीसरी बात आती है हमारी आपदा, प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा के समय प्रशासन। तो ध्यान रखिएगा, जब प्राकृतिक आपदा आती है या कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, जैसे कोरोना जो है ये राष्ट्रीय आपदा है, और प्राकृतिक आपदा में बात करते हैं बाढ़ सूखा वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो मुख्य वहां का प्रशासक होता है, क्योंकि जो भी काम करने हैं, जो भी फैसले लेने हैं, वो सबसे पहले वही फैसले लेगा, और जो भी फैसले लेगा वो सही होंगे, ठीक है, सही माने जाएंगे। और फिर उसके बाद में अगर कोई भी दुर्घटना, कहीं पर भी किसी प्रकार की घटना हो जाती है, तो वहां सबसे पहले कौन पहुंचता है? जिला कलेक्टर ही पहुंचता है, उसका मुआयना करता है, उसका जो भी देखना होता है, उसका जायजा लेना होता है, वो सब कौन लेता है? जिला कलेक्टर लेता है, ठीक है दोस्तों। ये आगे हमारे पास में तीन मुख्य बातें आ गई हैं। इसके अलावा भी सारी की सारी बातें, ज्यादातर बातें जो होंगी वो जिलाधीश के रूप में ही काम करेगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि दंडनायक के रूप में, दंडनायक के रूप में जो इसके कार्य हैं, दंडनायक के रूप में, ठीक है, तो दंडनायक के रूप में देखिए दोस्तों, दंडनायक के रूप में देखिए शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा पुलिस नियंत्रण, पुलिस पर नियंत्रण। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पासपोर्ट जारी करना, और यहाँ विदेशियों के जो विदेशी आते हैं उनके पासपोर्ट की जांच करना, ठीक है दोस्तों। और कहीं पर दंगे या आंदोलन जो होते हैं, दंगे आंदोलन के समय उसका, दंगे आंदोलन को रोकना, उन पर काबू पाना, ठीक है, तो ये इसके दंडनायक के रूप में काम होते हैं। यहाँ पे 3 नंबर पे आ जाता है हमारे पास में आपदा प्रबंधन के रूप में, आपदा प्रबंधन के रूप में। और 4 नंबर पे आ जाता है हमारे पास में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। देखिए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम बात करते हैं तो ये सभी प्रशासनिक जो जिले के विभाग होते हैं उन सब का अध्यक्ष होता है। जिले के जितने भी विभाग होते हैं उन सब का अध्यक्ष जो कौन होता है, वो जिला कलेक्टर ही होता है। जैसे देखिए मुख्य निर्वाचन होता अधिकारी होता है जिले का, जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्य जनगणना अधिकारी, मुख्य जनगणना अधिकारी, जिला कोषालय का अधिकारी, जिला कोषालय का अध्यक्ष, जिला सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष, सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष,
यानी सैनिक जो रिटायर होकर के आते हैं उनको पेंशन वगैरह दिलवाना, उनके विधवाओं को पेंशन दिलवाना, तो वो सारे के सारे काम किस रूप में किए जाते हैं, जिला सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में किए जाते हैं। इसके बाद में देखिए जिला उद्योग केंद्र का प्रधान, जनपद प्रशासन का प्रधान, जन अभाव अभियोग समिति का अध्यक्ष, उसके बाद में जिला ग्रामीण अभिकरण समिति का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये जितने भी जिले के और भी कोई विभाग रह चुका है तो उन सब का अध्यक्ष होता है ये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अभी हमारे पास में जिलाधीश के रूप में इनके कार्य काफी पड़े हैं। देखिए मैंने 4 प्रकार से आपको बताया, जिलाधीश के रूप में, फिर दंडनायक के रूप में, फिर आता है आपदा प्रबंधक के रूप में, और फिर आता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सभी प्रशासन का विभागों का अधिकारी होता है। सभी पदाधिकारियों के, जो जिले के पदाधिकारी होते हैं, उनका स्थानांतरण करने का जो होता है अधिकार होता है इनके जिला कलेक्टर के पास में। और जिले और राज्य और पंचायतों के बीच में समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य होता है। क्लियर दोस्तों, अब हम जिलाधीश के जो कार्य रह गए उनको देख लेते हैं। जिले में आने वाले वीवीआईपी, ठीक है, जो भी वीवीआईपी जो जिले में आते हैं उन सब का वीवीआईपी अतिथियों के प्रोटोकॉल संबंधी दायित्व। देखिए दोस्तों, जितने भी वीवीआईपी है, प्रधानमंत्री जिले में आएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कोई भी, जब ये वीवीआईपी लोग जब जिले में आते हैं तो उनकी देखरेख, उनका रहने का, ठहरने का, वो सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो किसके दायित्व किसका होता है, तो जिला कलेक्टर का दायित्व होता है। फिर 26 जनवरी 15 अगस्त पर किन अतिथियों को बुलाना है, उनका सही ढंग से सम्मान हो सके और सही व्यवस्था के रूप में उसका आगाज किया जा सके, उसका आयोजन किया जा सके, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, जिला कलेक्टर की होती है। क्लियर। उसके बाद में देखिए जिले का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होता है, जिले का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होता है। फिर देखिए दोस्तों, डाक बंगलों, सर्किट हाउस और जिलों का निरीक्षण करना, ये सब काम, ये सब अधिकार होते हैं कि उनका निरीक्षण करना कि व्यवस्था सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, इस प्रकार से ये अधिकार होते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में सरकारी आवासों का आवंटन करना। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके मुख्य कार्य आ चुके हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा डीपली अपने को जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर तो पूरी एक किताब बनती है। क्लियर दोस्तों, तो इसलिए हमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बातें आपने इस प्रकार से ध्यान रखनी है। ये आ जाता है हमारे पास में जिला कलेक्टर, और जिला कलेक्टर की सहायता के लिए होता है अपर जिला कलेक्टर, अपर जिला कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है, जिले कलेक्टर का क्या होता है, मुख्य जो उसका सबसे नज़दीकी जो होता है सहायक होता है वो एडीएम होता है। और इसके बाद में जो आते हैं वो एसडीएम आते हैं, ठीक है। वो एसडीएम उपखंड अधिकारी होते हैं। उपखंड में जिले को उपखंडों में बांटा गया है, उपखंडों को तहसीलों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। तो जिले के डीएम के नीचे कौन होगा, एडीएम। एडीएम के नीचे कौन आ जाएगा, एसडीएम। और एसडीएम के नीचे कौन आ जाएगा, तहसीलदार। और तहसीलदार के नीचे कौन आ जाएगा, नायब तहसीलदार, ठीक है। इस प्रकार से कानून गो, पटवारी और ये सब आते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारे पास में जिला प्रशासन। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एडीएम एसडीएम के बारे में देख लेंगे। और इसी प्रकार से बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये पटवारी और राशन पुलिस वाले एग्जामों के अंदर ये काम आता है। हालांकि पटवारी एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो गया है, लेकिन फिर भी आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत है इसको। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ में, और स्टडी को जारी रखिए।